गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है LGBT कम्युनिटी के मैरिज राइट्स के बारे में। एज़ ये चूँकि एक संवेदनशील मुद्दा है तो जाने अनजाने अज्ञानतावश अगर किसी पर्सन या कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट्स होते हैं तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस आर्टिकल के अंदर जो की टर्म्स और की कॉन्सेप्ट जो आए हुए हैं मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले एक टर्म आता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो देखिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है कि एक ह्यूमन बीइंग किसी अदर जेंडर के ह्यूमन बीइंग के प्रति क्या फ़ील करता है। मतलब जैसे कि हम अगर कोई मेल है या फीमेल है तो वो अपने अपोजिट सेक्स के प्रति क्या फ़ील करता है, उससे अट्रैक्ट होता है या नहीं, या वो सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो ये जो अट्रैक्शन है ये हो गया उस पर्सन का सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उसके बाद हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन को दो तरीके से बेसिकली हम डिफ़ाइन करते हैं। एक हो जाता है एक होमोसेक्सुअल, इसमें क्या होता और एक होता है हेट्रोसेक्सुअल। तो होमोसेक्सुअल में बेसिकली क्या होता है, ये जो होते हैं, ये जो पर्सन वो जिस सेक्स के हैं वो सेम सेक्स पर्सन को ही पसंद करते हैं। जैसे कि अगर एक मेल है तो वो अदर मेल को पसंद करेगा, या एक फ़ीमेल है तो वो अदर फीमेल को वो पसंद करेगी। इन्हें सेम सेक्स कपल भी बोला जाता है। उसके बाद फिर आता है हेट्रोसेक्सुअल कपल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अपोजिट सेक्स के पर्सन है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसे कि एक मेल होगा तो वो एक फ़ीमेल को पसंद करेगा, या एक फ़ीमेल अदर मेल को पसंद करेगी। उसके बाद हमारे पास ऐसे लोगों को हम अपने सोसाइटी में एक डिफरेंट कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, दैट इज़ LGBTQ। तो जैसे कि हमने देखा, एल स्टैंड फॉर लेस्बियन, यानी कि एक फ़ीमेल अदर फीमेल को पसंद करती है। साथ ही साथ जी मतलब गे, जहाँ एक मेल दूसरे मेल को पसंद करता है। यहाँ पर होता है जैसे कि बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे एक मान के चलिए एक मेल है या एक फ़ीमेल है, वो अदर मेल और फीमेल दोनों के साथ वो अट्रैक्शन फील करते हैं। उसके बाद अगला टर्म आता है ट्रांसजेंडर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली उनकी बर्थ के समय में उनको जो सेक्स असाइन किया जाता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, है ना, जब वो मैच्योर होने लगते हैं तो वो फ़ील करते कि नहीं, वो उस सेक्स को बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये हो गया ट्रांसजेंडर। उसके बाद फिर अगला टर्म आता है क्वेर। तो क्वेर का मतलब होता है क्वेश्चनिंग, कि अभी जो पर्सन है वो अभी अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके थोड़ा कंफ्यूज है, वो भी श्योर नहीं है कि वो किस जेंडर को पर्टिकुलरली वो फील करता है। उसके बाद फिर अगला टर्म आता है जेंडर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का खुद के प्रति कैसा अप्रोच है, वो खुद को कैसे देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेल है तो वो खुद को एक मेल ही अप्रोच करेगा, या एक फ़ीमेल है तो वो उसको अपने आप को एक फ़ीमेल के रूप में एज्यूम करेगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर भले ही उस इंडिविजुअल की फ़िज़िकल सेक्स चाहे जैसा भी हो, उसकी साइकोलॉजिकल सेक्स वो अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मूवी थी आयुष्मान खुराना की, उसमें क्या था, उनकी जो फीमेल लीड थी, फीमेल हीरोइन थी, तो इनिशियली वो बॉय थी, लेकिन जब वो बॉय थी तो उनको ऐसा लगता था कि वो एक फ़ीमेल है। दैट्स वाई फिर उन्होंने ऑपरेशन करा के खुद को फ़ीमेल बना लिया। तो ये जो थी जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, कि उसको ऐसा लगता था कि वो एक फ़ीमेल है, तो बाद में उन्होंने खुद को फ़ीमेल बना लिया। तो ये थी जेंडर आइडेंटिटी। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, DPSP, वेरियस सेक्शन में स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे इनके टाइप्स बताए गए हैं कि स्टेट हम किसको इंटरप्रेट करेंगे। तो
यहाँ पे जो स्टेट है ये एक बहुत ही बड़ा सा टर्म होता है। इसमें जैसे कि आपका सेंटर भी है, यहाँ पे आपके स्टेट भी है, यहाँ पर आपकी जो लोकल बॉडीज़ होती हैं पीआरआई, और जैसे कि पंचायती राज, अर्बन रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई, और पब्लिक सेक्टर वाली जो कंपनीज़ है या प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ है, तो ऐसी कंपनीज़ जो हो गई और ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए जो बहुत सारे पीपल्स के लाइफ को गवर्न करते हैं, तो दैट इज़ स्टेट। ऑलराइट, उसके बाद फिर आता है सिक्वेंशियल राइट्स, जिससे अभी हम इसे बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। प्राइवेसी अप्रोच, ये अंडर आर्टिकल 21 के अंडर इसको इंटरप्रेट किया जाता है, और राइट टू प्राइवेसी ये पुत्ता स्वामी केस के अंडर आता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया पुट्टा स्वामी केस। और इक्वालिटी अप्रोच, ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है ना। आर्टिकल 14 के अंदर यहाँ पे जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 के अंदर इसे इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद आती है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब आपके करियर की, एजुकेशन की, आपके मैरिज की, पार्टनरशिप की, एक्सेट्रा। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको दो चीज़ें होती है कि ये जो लॉ है इसको, तो जैसा कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिवाइज़ कर रहे थे, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें दो कंसेप्ट होते हैं कि यहाँ पे जो लॉ है वो जस्ट और फेयर तरीके से बनाया जाएगा। उसमें किसी सिटीजन के लिए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविज़न नहीं होगा। जैसे कि अपाथियत, नस्ल भेदी जो कानून होते हैं, कानून तो वो भी हैं, किंतु वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एग्जाम्पल नहीं है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका अदर एस्पेक्ट है कि जो सिटीजन्स के लॉज है, उनकी लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है लॉ इन्फोर्समेंट का। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे डिस्कशन में हम एक पर्टिकुलर इशू के कांटेक्स्ट में हम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करेंगे। चलिए, अब उसके बाद सबसे पहले अभी ये जो कम्युनिटी है अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इस कम्युनिटी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है कि उनको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर उनको भी मैरिज राइट्स दिए जाए, उनके मैरिज को रजिस्टर किया जाए। उसके बाद यहाँ पे जो कोर्ट का जो अप्रोच है, उन्होंने कोर्ट के पास दो टाइप के अप्रोच है। एक तो हो गया प्राइवेसी वाला, दूसरा हो जाता है इक्वालिटी वाला, ठीक है। तो ये दो टाइप के अप्रोच में कोर्ट ने फ़िलहाल प्राइवेसी वाले मैटर को चुना है। प्राइवेसी अप्रोच यहाँ पे उन्होंने रखा है, और अभी उन्होंने मतलब मैरिज इक्वालिटी ग्रांट करने के लिए अभी स्टेट को अभी उन्होंने नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना ये स्टैंड रखा है कि हम स्टेट को ऑब्लिग नहीं कर सकते हैं, या हम स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो सेम सेक्स कपल्स के मैरिज राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करें। उसके बाद अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो ऐसे देश है, ओपन माइंडेड देश है, लिबरल एडवांस जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी जो अभी सेम सेक्स कपल्स है उनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिली है। उनको भी मतलब पार्टनरशिप उनके प्राइवेसी अप्रोच पे ही उनके शादी को, उनके रिश्ते को मंजूरी मिली है, बट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ उनके लिए अभी तक नहीं आया है। ये तो था एक इसका अभी जो रीसेंट कंस्टेक्ट था। अब हम आते हैं राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इक्वालिटी के बीच में। देखिए, जो सेम सेक्स कपल्स है अभी उनको किसी भी अभी सोसाइटी में बहुत मान्यता नहीं मिली हुई है। जैसे कि एक हेटेरोसेक्सुअल कपल को मिलती है, तो किसी भी सोसाइटी में बेसिकली जो कपल्स होते हैं हेटेरोसेक्सुअल, तो दोनों जेंडर से उनके कुछ रोल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। मेल से होता है कि स्पेशली जैसे हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में कि वो वंश वृद्धि करेगा, पैसे कमाएगा। फीमेल पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो एक अच्छी बेबी देगी और घर परिवार संभालेंगी। तो ये एक कॉमन एस्पिरेशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक हेटेरोसेक्सुअल कपल से। तो
इस केस में जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के कुछ एक्सपेक्टेड नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई इनको लीगल और सोसाइटी रिकग्निशन इनको नहीं मिलती है। यहाँ पर वेरियस कंट्रीज़ में उनके कोर्ट में बहुत सारे मतलब ऐसे अप्रोचेस को रखा गया है सेम सेक्स कपल्स के लिए, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, प्राइवेसी एनालिसिस, इक्वालिटी एनालिसिस, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब ये जो टर्म्स है मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। जब भी हम आजकल मॉडर्न ड्रामास देखते हैं, ठीक है, मॉडर्न ड्रामा देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो उसमें अगर कुछ ऐसी जो सिनेमा होती है जो इस कम्युनिटी पे बेस्ड होती है, जो उनकी मैटर को रेज़ करती है, तो उसमें बेसिकली आपको दो अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलता है। उसमें आप दो टाइप की चीज़ें आप नोटिस करोगे। पहला होता है कि उनकी मतलब राइट्स को, उनके उनके जो इंटीमेट नीड्स होते हैं उसको रिकग्निशन करना। मतलब एक कॉमन सेंटेंस होता है कि आप किसी पसंद करते हो, ये आपका पर्सनल मैटर है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये एक स्टेटमेंट आपको देखने की मिलेगी। और ऐसा बोलने वाले जो होते हैं वो बेसिकली उनके बहुत क्लोज सर्कल के होते हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड ऐसे करके, या बहुत ही लिबरल पेरेंट्स जो होते हैं ऐसे करके। तो इस सेक्शन से आपको ये मिलेगी कि ये आपका पर्सनल अप्रोच है, पर्सनल ओपिनियन है कि आप किसे पसंद करते हो, किसके साथ रहना चाहते हो। दूसरा अप्रोच जो उसमें होता है, हाँ, जो सेकंड अप्रोच होता है वहाँ पे लॉ का, तो आप इसमें देखोगे कि वहाँ पे उनके मतलब मैरिज राइट्स को रिकग्निशन करने के लिए उनके पास स्ट्रगल होता है। उसके बाद फिर अडॉप्शन, बेबी के लिए उनको इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद बहुत सारी सोसाइटी हो गए, या कुछ केसेस में पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी कैसे उनकी जो रिलेशनशिप है उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप इस सिनेमा में ये दो पैटर्न आप नोटिस करते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब इसी कंटेक्स्ट में अब मैं आपको इस एग्जांपल के साथ अब ये जो इशू है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो राइट टू प्राइवेसी है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप किसे अपना इंटीमेट पार्टनर चूज़ करते हो, ये आपका प्राइवेट मैटर है। इसमें कोई सोसाइटी, स्टेट, कानून आपको प्रेशराइज़ नहीं कर सकता, आपको सिखा नहीं सकता कि आपको किससे शादी करनी चाहिए, आपको किससे शादी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उसके बाद लेकिन राइट टू इक्वालिटी जो हो जाता है ना, ये बहुत बार, जैसे मैंने सर्कल बनाया ना, तो मान के चलिए इंडिविजुअल अप्रोच अगर यहाँ पर है, उसका अगर दायरा इतना है, तो इक्वालिटी अप्रोच बहुत बड़ा दायरा हो जाता है। क्योंकि जब आप राइट टू इक्वालिटी की बात करते हो तो यहाँ पर आपको लॉ है, आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको सोसाइटी, है ना, स्टेट आपको एक्सेप्ट करता है। और इन केस अगर आपके साथ भगवान न करे अगर आपके रिश्ते में कुछ कमियां होती हैं या कुछ ऊंच नीच होती है, दिक्कतें होती है, तो आपके पास लीगल रेमेडीज़ भी होते हैं। राइट टू इक्वालिटी अप्रोच, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक बहुत स्पेसिफिक केस लेती हूँ डाउरी का, है ना। तो जैसे कि एक हेट्रोसेक्सुअल मैरिज होती है, तो उसमें जैसे कि अभी भी बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे डाउरी के लिए वुमेन को टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या है, क्योंकि एक तो ये जो मैरिज होती है वो डिफरेंट सेक्शन लॉज के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, जो इस्लाम है उनका, उनके हिसाब से जो लॉज है। और अगर इंटर रिलीजियस भी है तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू उनको रजिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि डाउरी के जो केसेस हैं, जो विक्टिम वुमेन होती है, तो उनको यहाँ पे लीगल रेमेडीज़ हैं, है ना, सबसे पहला बात। और दूसरा बात होता है कि यहाँ पर जो वुमेन हैं उनको बहुत सारे केसेस में फिर उनके मायका, है ना, जो उनकी मैटरनल फैमिली होती है, उनका सपोर्ट होता है, उनके तरफ से उनको मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, और कानून का सहायता मिला जाता है, लोगों की सिंपैथी होती है ना, जो फीमेल है, वाइफ है। तो ये हो गया एक हेट्रोसेक्सुअल कपल में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए एक सिस्टम है, एक ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन जो सेम सेक्स कपल होते हैं उनके केस में ये चीज़ें कम्प्लीटली मिसिंग है। ठीक है, मतलब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये आपका प्राइवेसी
अप्रोच है, ठीक है, प्राइवेसी अप्रोच है, लेकिन अब जब वो शादी करेंगे, साथ रहेंगे, तो उनके जो राइट्स हैं, उनके जो फादरहुड हो गए, मदरहुड हो गए, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स, फिर उनके जो लीगल राइट्स हैं, वो क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूशन उनका होता है, उनको प्रॉपरली उनको नहीं मिलता। प्लस सोसाइटी उन्हें लुक डाउन करती है, मतलब उनके रिश्ते को इन्फीरियर माना जाता है। तो ये जो चीज़ें हो जाती है ना, वो हो गया राइट टू। सो हमने अभी तक राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इक्वालिटी को अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब हम बात करते हैं इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन की। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक लॉयर हैं जोनाथन बर्गर, वो प्राइवेसी अप्रोच और इक्वालिटी अप्रोच, या कहें प्राइवेसी एनालिसिस या इक्वालिटी एनालिसिस में डिफरेंस बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर स्टेट का कंप्लीट हैंड्स ऑफ अप्रोच है। जैसे कि स्क्रीन इशू हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्टेट है, जब प्राइवेसी अप्रोच की बात आती है, तो यहाँ पे जो स्टेट है वो उसका कंप्लीट हैंड्स ऑफ अप्रोच है। स्टेट यहाँ पे पर्सन के इंटीमेट पार्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद इक्वालिटी एनालिसिस की बात करते हैं, तो स्टेट रिक्वायर्स टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स, है ना, टू इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, है ना। और ये पॉजिटिव या इनेबलिंग रोल ऑफ स्टेट है। तो जैसे कि हमने उस एग्जांपल के थ्रू समझा है कि मैरिज हो, उन्हें अडॉप्शन का, बच्चे का, एम्प्लॉयमेंट का, एसेट्रा, ये सब राइट्स उनको मिलने चाहिए। तो ये स्टेट का पॉजिटिव रोल है, इनेबलिंग रोल है कि इसके थ्रू लॉ बना देने से जो सेम सेक्स कपल है वो भी अपने लाइफ को, मैरिड लाइफ को एक नॉर्मल वे में जी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बोला जाता है कि लीगल रिस्ट्रिक्शन कास्ट ऑन द मोस्ट इंटीमेट पार्ट ऑफ पर्सनल लाइफ कुड नॉट बी जस्टिफाइड बाय एनी प्रेसिंग सोशल नीड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम बस किसी सोशल नीड के वजह से हम किसी भी पर्सन के बहुत ही पर्सनल लाइफ पर हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इम्प्लिकेटेड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। देखिए यहाँ पे जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल लेवल तो ठीक है, लेकिन जब ये वाइडर लेवल पे प्रैक्टिस होती है तो इसमें बहुत सारी सोसाइटी का रोल भी इंक्लूड होता है। और सोसाइटी है, ह्यूमन बींग्स है, तो उनके कंडक्ट को रेगुलेट करना, तो इसमें स्टेट का रोल आ जाता है। जैसे कि या तो वो किसी काम को मना कर दे, दैट इज़ नेगेटिव रोल, या किसी काम को करने के लिए वो लॉ बना दे ताकि जो सिटीजन बींग है उसको बिना किसी डर भय के काम कर सके, तो वो हो गया इनेबलिंग पॉजिटिव रोल। तो यहाँ पे स्टेट के रोल को पॉजिटिव और नेगेटिव रोल में उसको एनालाइज किया जा रहा है। बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस और रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स टू इंश्योर ट्रू फुलफिलमेंट ऑन सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जैसे कि रिकॉग्निशन भी है और फिर यहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस भी करना है। और इससे क्या होगा कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, अगर हम ऐसे कपल्स को, अगर हम सेम सेक्स कपल्स को हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे कपल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फिर इससे क्या होता है, इससे उनको सिक्वेंशियल राइट्स मिलेंगे। जैसे कि हाँ, सिक्वेंशियल राइट्स। सिक्वेंशियल राइट्स के अंदर जैसे कि क्या क्या होता है, देखिए अभी चूँकि ये टॉपिक ना, ये सिक्वेंशियल राइट्स ये अभी न्यूज़ में है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें फिर वो आपसे पूछे कि सिक्वेंशियल राइट्स किसे कहते हैं या इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो सिक्वेंशियल राइट्स में हो जाता है जैसे कि एज ऑफ कंसेंट, शादी करने के लिए जो एक लीगल एज होती है उसे एज ऑफ कंसेंट बोलते हैं। तो जैसे कि लड़कियों में फ़िलहाल ये 18 है, लड़कों में 21 है, और अभी लड़कियों की जो एज ऑफ कंसेंट है मैरिज के लिए वो भी रिवाइज़ करने की बातें चल रही हैं। तो इससे क्या होगा, जो सेम सेक्स कपल हैं उनकी भी शादी की एक लीगल एज लॉ के हिसाब से आ जाएगी। प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐसे जॉब होते हैं या लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को अपने अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते, वो इनसिक्योर फील करते हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम हो। तो ऐसे जब कानून उनके सामने बन करके आएगा तो आप उनको एम्प्लॉयमेंट देने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर वो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन स्किल्स पजेस करते हैं तो आपको भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना होगा। राइट्स इन मैरिज, अडॉप्शन, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया था, मैरिज में कितने सारे राइट्स होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल,
इक्वल राइट्स हो गए, है ना। और सेम सेक्स कपल है तो ऑब्वियसली उन्हें फिर बेबी अडॉप्ट करना होगा, सरोगेसी। तो यहाँ पे एक और एक इसका एंगल बनता है सरोगेसी वाला। तो उसमें भी जो सेम सेक्स कपल्स थे ना, तो उनको प्रोहिबिट किया गया था, मतलब उनको यहाँ से बाहर रखा गया था। जो सरोगेसी का कानून आया था, तो इससे क्या होगा कि उनके जो चाइल्ड एस्पिरेशंस है, पेरेंटहुड एस्पिरेशन है, तो इससे उनमें उनको नेगेटिव इम्पैक्ट उसको देखने को मिलता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं कि विथ स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी बेस्ड ऑन रीजनिंग ऑफ कोड विच इज़ not higher than mere protection of privacy, the exclusion of marriage rights under challenge appears difficult for state to justify। मतलब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि उन्होंने आपको प्राइवेसी राइट तो दे दिया है ना, स्टेट ने आपको प्राइवेसी राइट दे दिया, लेकिन अगर आपको शादी का अधिकार नहीं मिलता है, जब शादी का जो अधिकार है अगर उसे एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो ये स्टेट के लिए भी डिफ़िकल्ट है कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इनके शादी के राइट को हटा सके। उसके बाद यहाँ पे बीच में 2016-17 में था कि यहाँ पे कुछ लीगल इंटरप्रिटेशन कोर्ट की तरफ से आए थे, जो कि हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे स्टेट का, कोर्ट का एक एक्टिव रोल था, इनेबलिंग रोल था। उसके बाद फिर 2018 के बाद से यहाँ पे कोर्ट हो या स्टेट हो, कोई ऐसा एक्टिव स्टेप नहीं लिया गया है। तो आइए अब हम उसको, इन टॉपिक्स को अब हम क्लियरली देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, है ना, या इंडियन जुडिशरी का जो रोल है उसको डिस्कस करने से पहले, उनके पीछे जो माइंडसेट है उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ फॉरेन केस स्टडीज़ है, जैसे कि यहाँ पर हो गया यूरोप, अमेरिका और साउथ अफ्रीका। ये 3 कंट्री हैं यहाँ पर, या कॉन्टिनेंट कहिए। तो यहाँ पे सेम सेक्स कपल के लिए क्या प्रोविजंस है, क्या लीगल राइट्स है, तो यहाँ पे पहले उनको डिस्कस किया। तो हमने अब हम यूरोप के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूरोप में सेम सेक्स कपल्स को लेकर के क्या प्रोविज़न और क्या एफर्ट्स किए गए हैं। तो सबसे पहले 1981 में डजॉन वर्सेस यूके, ये केस का नाम है डजॉन वर्सेस यूके। केस में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बगरी के उस लॉ को जो उसे क्रिमिनलाइज करता था, है ना, ऐसा लॉ जो बगरी को क्रिमिनलाइज करता था उसको डीक्रिमिनलाइज किया। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का नदर्न आयरलैंड में। नदर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, वहाँ पर उन्होंने बगरी के लॉ को डीक्रिमिनलाइज किया। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो बकरी को क्रिमिनलाइज करना, ये वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि इससे क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल के पर्सनल और फैमिली लाइफ में रिस्ट्रिक्शन आते हैं। ऑलराइट, फिर सेकंड केस होता है हमारा इटली से। इटली में ऑलियर वर्सेस इटली, इस केस में कम्युनिटी ने अपने मैरिज राइट को एग्जर्ट किया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर अ कॉन्शियस डिसीजन बाय LGBTQ लॉयर एंड एक्टिविस्ट, यहाँ पे मतलब वहाँ साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे लॉयर और LGBTQ एक्टिविस्ट मिलकर के यहाँ पे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ के स्टेट को वो लोग परस्यू कर रहे हैं कि वो उनके लिए लीगल राइट्स बनाए। तो साउथ अफ्रीका लिटिगेट बेस्ड अपॉन इक्वालिटी मेड श्योर दे वॉन सक्सेसिव बैटल्स। यहाँ पे उन्होंने मतलब इक्वालिटी के लिए अपनी फाइट की और उन्होंने बहुत सारे केसेस भी जीते हैं यहाँ पर। बिगिनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जुडिशियल रिकग्निशन ऑफ मैरिज अडॉप्शन। यहाँ पे देखिए 2 केस यहाँ पे खुल करके सामने आ रहे हैं। जैसा है, पहला उनका बैटल था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब आप किसे पसंद करो ना करो, इस ये वाली जो आपकी चॉइस है, सबसे पहले इन्होंने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल किया कि अब कोई इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनसोशल, अनएथिकल नहीं बोल सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले उन्होंने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल किया। उसके बाद दूसरा केस है यहाँ पे जुडिशियल रिकग्निशन ऑफ मैरिज एंड अडॉप्शन। इसके बाद क्या होता है, उन्होंने फिर अपनी शादी के लिए बच्चे अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने इसकी जुडिशियल रिकग्निशन भी हासिल की। तो साउथ अफ्रीका में LGBTQ कम्युनिटी ने अपने लिए 2 बैटल जीते। उसके बाद आता है डीलिंग विथ डीक्रिमिनलाइजेशन इन नेशनल कोलिशन फॉर LGBT 1998
जस्टिस अकरमैन कंपेयर्ड द प्राइवेसी एंड इक्वालिटी अप्रोचेस। तो यहाँ पे बेसिकली हमने चूँकि पहले अभी डिस्कस किया है कि प्राइवेसी और इक्वालिटी अप्रोच क्या है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, दैट इज़ 1998 1998 में नेशनल कोलिशन फॉर एलजीबीटी, ये वाला जो केस है ना, यहाँ से फिर प्राइवेसी अप्रोच इक्वालिटी अप्रोच का ओरिजिन होता है। और यहाँ पे इस केस की क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे इनकी रिलेशनशिप को साउथ अफ्रीका में डीक्रिमिनलाइज किया जाता है। आई रिपीट, नेशनल कोलिशन फॉर LGBTQ 1998 में यहाँ पर क्या होता है, LGBTQ कम्युनिटी के रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया जाता है और यहाँ पे प्राइवेसी और इक्वालिटी अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस अकरमैन ओपाइंड हाउ इक्वालिटी अप्रोच वाज इनेबलिंग एंड ग्रेटर प्रोटेक्शन टू होमोसेक्सुअल पर्सन। और फिर जस्टिस अकरमैन यहाँ पे ये भी बताते हैं कि इक्वालिटी अप्रोच, हमने चूँकि पहले भी डिस्कस किया है कि इक्वालिटी अप्रोच के अंदर बहुत सारे राइट्स उनको मिलते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा है और ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है सेम सेक्स कपल्स को। उसके बाद 2005 में फौरी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिजेक्टेड द स्टेट्स आर्ग्यूमेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली protects the right to establish family in private life without state interference एंड नॉट टू मैरी। यहाँ पे ना स्टेट का 2005 तक में भी स्टेट का क्या था कि उनके पास एक डबल स्टैंडर्ड था, एक एम्बिगुअस स्टैंडर्ड था। पहला ये था कि आप अपने प्राइवेट लाइफ में ही आप अपनी फैमिली बना सकते हो, है ना, लेकिन आपको दूसरा क्या है कि जो मैरिज है ना, जो मैरिज है इसका अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, आप प्राइवेट लाइफ में आप अपनी फैमिली बनाओ लेकिन आपको मैरिज का अधिकार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या था, एक एम्बिग्युअस स्टैंड था स्टेट का। तो साउथ अफ्रीका के कोर्ट ने 2005 में फौरी केस में उन्होंने स्टेट की इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया और उन कोर्ट ने बोला कि एक्सक्लूजन टू मैरी वाज कंसिडर्ड एंथेटिकल टू इक्वालिटी एंड डिग्निटी। अगर आप किसी पर्सन से मैरिज का राइट्स छीनते हो तो ये उसकी इज्जत के लिए उसकी डिग्निटी, आत्मसम्मान और उसकी समानता के अधिकार का हनन है। उसके बाद एंड परमिटिंग इट वुड मीन दैट मैरिज of a homosexual couple was inferior or lesser worth. This was unconstitutional और या कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। तो यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आप परमिट भी करते हो आप पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप करने के लिए, लेकिन फिर भी आप उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं देते हो, इक्वालिटी नहीं देते हो, तो ये क्या है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। उसके बाद फिर अगला हमारा देश आता है प्यारा USA। तो वहाँ पे क्या होता है, USA में 2003 में लॉरेंस वर्सेस टेक्सास, इस केस में USA की कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया सेम सेक्स रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे जो सेम सेक्स कपल थे उनके भी जो रिश्ता था उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया, अब उसको क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद 2015 में ओबर गैफल केस में ग्रांटेड मैरिज इक्वालिटी। तो 2015 मतलब ऑलमोस्ट रिसेंटली है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 7-8 साल पहले उनके मैरिज को इक्वालिटी प्रदान की गई, उनको लीगल राइट्स दिए गए। उसके बाद तीसरा आता है बोथ अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ क्लॉज ऑफ अमेंडमेंट 14th अमेंडमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये जो 2 क्लॉज लाए गए हैं ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए, मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिया गया है, which prohibits the state from taking away personal liberties। ये प्रोहिबिट करता है कि आप जो स्टेट है वो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को नहीं ले सकता है विदाउट सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। मतलब जब तक उसके पास उसका प्रोसीजर सही नहीं है, जस्ट एंड फेयर नहीं है, तब तक आप किसी सिटीजन की जो लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, आप उसको नहीं ले सकते हो। और इस तरीके से US ने फोकस किया है पर्सनल लिबर्टी पे। और चूँकि जो USA की कंट्री है वो इंडिविजुअल राइट्स को बहुत प्रेफर करती है, तो इस तरीके से उन्होंने पर्सनल लिबर्टी पे बहुत फोकस किया। उसके बाद फिर हम आते हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन किया है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साउथ अफ्रीकन अप्रोच अडॉप्ट किया है। 2018 में नवतेज सिंह का केस आया था, उसमें उन्होंने सेक्शन 377 ऑफ IPC
जो सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज़ करता था उन्होंने उसको हटाया, सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज़ किया और उन्होंने साउथ अफ्रीकन अप्रोच को फॉलो किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि decriminalized consensual sexual conduct on the basis that it create an unreasonable classification for same-sex person under Article 14 and violative of bodily autonomy under Article 21। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस तरीके से अगर किसी पर्सन की रिलेशनशिप को अगर हम क्रिमिनलाइज़ कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, पहला कि हम अपने देश के अंदर ही एक सिटीजन का डिफरेंट ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, ये किसी भी इंडिविजुअल के जो बॉडीली ऑटोनॉमी है ये उसको वायलेट करता है, ठीक है। तो बॉडीली ऑटोनॉमी ये अंडर आर्टिकल 21 से डिराइव होता है। और देखिए बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्ट है ये बेसिकली इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन के कंस्ट्रक्ट में आता है, जैसे कि बॉडीली ऑटोनॉमी मतलब आप किसी अपना पार्टनर चूज़ करते हो, आप बेबी करते हो या नहीं, आप अबॉर्शन करते हो, है ना, आपको अपनी रिलेशनशिप के लिए कंसेंट देना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, वो बॉडीली ऑटोनॉमी का पार्ट होती हैं जो सेम सेक्स कपल के लिए भी अप्लाई होती हैं। और यहाँ पे एज़ पर मेजॉरिटी अनइक्वल ट्रीटमेंट टू होमोसेक्सुअल पर्सन मीन दैट दे वर ट्रीटेड एज अ सेपरेट क्लास ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको क्या करिए, एक तो उनका सेपरेट क्लास आपने बना दिया और उस पर से उनको एक इन्फीरियर क्लासिफिकेशन दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, प्लस आर्टिकल 15 के अंदर, है ना, जो इक्वालिटी ग्रांटेड की गई है कि आप, है ना, बर्थ, रेस, सेक्स, है ना, रिलीजन एक्सेट्रा, इस बेसिस पे आप किसी सिटीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। तो इन सब चीज़ों का वायलेशन है। और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइमरीली क्या, फ्रैटर्निटी, है ना, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब प्रमोट करता है। तो ये उन स्पिरिट का भी वायलेशन है। उसके बाद सेक्सुअल ओरिएंटेशन implicated that negative and positive obligation on the state, obviously हमने डिस्कस किया आगे। Besides non-interference, it called for a recognition of rights to ensure ट्रू फुलफिलमेंट ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन ये बताते हैं, ये वे फॉरवर्ड देते हैं कि हमें जैसे नॉन इंटरफेरेंस तो है ही प्राइवेसी अप्रोच के अंडर, बट हमें अब उन्हें कुछ राइट्स भी देने चाहिए, है ना, लाइक इक्वालिटी अप्रोच के अंडर हमें उन्हें कुछ राइट्स भी देने चाहिए ताकि वो अपने शादीशुदा ज़िंदगी के जो उनके राइट्स है, ड्यूटीज़ है, वो उसको ट्रूली फुलफिल कर सकें। 2014 में नालसा केस में सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिक्वेंशियल राइट्स अराइजिंग फ्रॉम जेंडर आइडेंटिटी। देखिए जेंडर आइडेंटिटी हमने बताया कि एक इंडिविजुअल खुद को कैसे देखता है, वो मेल है, फीमेल है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हीज और हर सेक्स, ठीक है। तो वो उसको किस आइडेंटिटी में खुद को देखता है और उस आइडेंटिटी के कॉन्सिक्वेंटली उसको जो राइट्स मिलने चाहिए उसके एजुकेशन में, करियर में, फैमिली में, मैरिज में, तो ये राइट्स भी उसको मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसको एक्नॉलेज करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया। जैसे कि देखिए मैं एक स्पेशल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ट्रांसजेंडर, है ना, तो उनमें क्या होता है, अगर ऐसे ट्रांसजेंडर पर्सन जो खुद को वुमेन के रूप में खुद को देखते हैं तो ऑब्वियसली उनको जो वुमेन डॉक्टर्स मिलनी चाहिए, उनको पब्लिक प्लेसेस में उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, है ना, उनको वुमेन को जो भी मिलने वाले प्रिविलेजेस होते हैं तो उनको मिलने चाहिए। तो इस तरीके से उनको राइट्स मिलने चाहिए। एविडेंटली कोर्ट्स फोकस्ड ऑन ऑल इनकम्पासिंग मीनिंग ऑफ इक्वालिटी in all spheres of life, essential for dignified living to overcome prejudices। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चूँकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटर है, प्रोटेक्टर है, तो उन्होंने LGBTQ कम्युनिटी, सेम सेक्स रिलेशनशिप कपल्स है, तो उन्होंने उसको इक्वालिटी को इंश्योर किया है जो एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद हम कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये कहा जाता है कि द फाउंडेशन ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट thus ought to pave the way for marriage equality in India and not to be left to vagaries of legislature। मतलब अब हमें सिर्फ लेजिस्लेचर के भरोसे नहीं रहना है कि लेजिस्लेचर कुछ कानून बनाए तो ही हम ऐसे कपल को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। हमें मतलब अब धीरे धीरे इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और खैर अभी तो प्रेजेंटली सोसाइटी ओपन माइंडेड हो रही है, लिबरल हो रही है, तो अभी तो ज़्यादा लोग इन्हें सपोर्ट भी करते हैं।
उसके बाद इंडियन कास्ट में ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैरिज है वो एक सैक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है, इनके रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू होते हैं। तो अगर किसी सेम सेक्स कपल को अगर मैरिज राइट्स नहीं मिलते हैं स्पेशली इन इंडिया, तो ये उनके लिए भी स्टिग्मा, प्रीजुडाइसेस और उनके राइट्स को या उनकी जो भी ड्यूटीज़ है उनके फुलफिलमेंट को ये इम्पीड करता है, हानि करता है। दैट्स वाई तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल है ये सपोर्ट करता है कि हमें जो सेम सेक्स कपल है उनको भी इक्वालिटी अप्रोच के तहत मैरिज राइट्स मिलने चाहिए। खैर, अभी तो ये डिबेट अभी जारी है और अभी अगले आने वाले समय में इस पे भी और डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और भी इसमें आर्टिकल्स आएंगे, तो मैं उनके साथ मैं इस आर्टिकल को कवर करती रहूँगी। और ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और मैं अपना ये डिस्कशन अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।